जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखला उठा कनाडा। दोस्तों, टेलीकास्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई चैनल को ही कर दिया बैन। बताएंगे कनाडा की किट जयशंकर की पीसी दिखाने पर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर लगा दिया बैन, तो भारत ने लताड़ दिया। बताएंगे कैसे कनाडा के पाखंड को उजागर किया है अपने भारत ने। तो वहीं उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को ईरानी सुरक्षा गार्ड ने मीटिंग में घुसने से रोका। जी हाँ, वीडियो हुआ वायरल, इंटरनेशनल बेइज्जती, लोगों ने उड़ाई खिल्ली। बताएंगे पाकिस्तान की औकात। तो वहीं आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादी हमला, 2 ग्राम रक्षा गार्ड हुए शहीद। जी हाँ, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की जीत से यूरोप में मच गया तहलका, 27 देश करेंगे अलग शिखर वार्ता। साथ ही साथ बताएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा, किसका नाम है पहले नंबर पर। दोस्तों, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अब भारत वो देश बन चुका है कि दुश्मन देश भारत पर गलत निगाहें डालने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली और बड़ी खबर की, जहां जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखलाया कनाडा। टेलीकास्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई चैनल को ही कर दिया बैन। दोस्तों, कनाडा में हाल ही में हिंदू मंदिर पर हमले और हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने कनाडा सरकार के एक और कदम पर सवाल उठा दिया। इस बार कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और पेनी वोंग के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया पेज को ब्लॉक कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने कनाडा पर आरोप लगाया था कि वो बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। इसके तुरंत ही बाद कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। अब इस पर भारत ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि वो कनाडा की ओर से इस चैनल पर प्रतिबंध लगाने के कदम से हैरान है। साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दे दिया कि ये ओटावा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड को उजागर करता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आउटलेट है। उसने कैनबरा में जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित किया था। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमें पता चला है कि इस विशेष आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल पेज को ब्लॉक कर दिया गया है और कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह घटना इस विशेष हैंडल की ओर से जयशंकर जी और पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित करने के 1 घंटे या कुछ ही घंटों बाद हुई। हम हैरान थे, हमें ये काफी अजीब लग रहा है। दोस्तों, कनाडा द्वारा लिए गए इस कायरतापूर्ण एक्टिविटी पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, एक तो कनाडा गलती पर गलती कर रहा है और उसको अपनी गलती रियलाइज करने के बजाय अपने पाखंड के बारे में सुन तक नहीं सकता। जी हाँ, ऐसे में आपकी राय तो बनती है। नेक्स्ट और बड़ी खबर बता दे, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, ईरानी सुरक्षा गार्ड ने मीटिंग में घुसने से रोका। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तान में ही जबरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सुरक्षा गार्ड ने जनरल मुनीर को मीटिंग में घुसने से रोक दिया। दोस्तों, इस दौरान साथ आ रहे पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरानी सुरक्षा गार्ड से जनरल मुनीर का परिचय करवाया। परिचय के बाद उन्हें मीटिंग हॉल में जाने की अनुमति मिली। जी हाँ, ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान दौरे पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हलचल मची हुई है। कई हथियारबंद विद्रोही समूह सीमा पर लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। इससे जितना ईरान परेशान है उतना ही पाकिस्तान भी परेशान है। कुछ महीनों पहले दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के अंदर बमबारी भी की थी। इसके बाद दोनों देशों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जनरल मुनीर की और शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती होती नजर आई है। हर एक मीडिया ने इस खबर को कवर किया है और एक्स पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कह दिया है कि इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की कुछ नहीं हो सकती। जहां पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा रखने वाला एक जनरल की बेइज्जती कर दी गई, घुसने से रोका गया। वाकई में इस इंटरनेशनल बेइज्जती पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, 2 ग्राम रक्षा गार्ड हुए शहीद। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 2 ग्राम रक्षा गार्ड यानी वीडीजी की नृशंस हत्या कर दी गई। दोनों गार्ड की हत्या करने से पहले आतंकवादियों ने यातनाएं भी दी हैं। तो वहीं अब पुलिस और सेना की टीमों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओहली कुंतवाड़ा के ग्राम रक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार गुरुवार सुबह
अपने मवेशियों को चराने गए थे। इस दौरान दोनों के ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया। उनके फोटो भी वायरल हो रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि उनके मुंह को बांधा गया और फिर हत्या कर दी गई। ग्राम रक्षा गार्ड पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली है। शवों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया कि कश्मीर की आजादी तक ये सब जारी रहेगा। वहीं इस हमले की उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कड़ी निंदा की। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि किश्तवाड़ में VDG सदस्यों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमलों की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सभी आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने और इस बर्बर कृत्य का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जी हां दोस्तों, हम बार बार हर बार आपको बता रहे हैं। और कश्मीर से जो हत्याएं की खबरें आ रही है दोस्तों, वाकई में अब्दुल्ला सरकार के बनने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आखिर किसकी ढिलाई से इतना कुछ हो रहा है दोस्तों, अपनी राय देना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बावजूद भी अब्दुल्ला सरकार में विधानसभा में 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव जारी किए जा रहे, ना कि इन आतंकवादियों पर बात की जाए। असली मुद्दा छोड़ करके दोस्तों 370 की बहाली का प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं बड़ा ही शर्मनाक बात है। देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, देश का जवान शहीद हो रहा है, लेकिन कश्मीर की कुछ पार्टियों को 370 का ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। वहीं लगे हाथ तो आपको नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका में ट्रंप की जीत से यूरोप में मच गया तहलका। 27 देश करेंगे अलग शिखर वार्ता। जी हां, अमेरिका में ट्रंप की वापसी से यूरोपीय संघ के नेताओं में खलबली मच गई है। यूरोपीय संघ को आशंका है कि ट्रंप का रुख कई मामलों में यूरोप के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में फ्रांस और जर्मनी के एकजुट होने के आह्वान के बाद 50 यूरोपियन लीडर ने एक बैठक की। इसके बाद अब 27 देशों ने जल्द ही शिखर वार्ता करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो महासचिव मार्क रूट सहित लगभग 50 यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद संबंधों पर पड़ने वाले असर का आकलन करेंगे। पहले से ही जटिल आर्थिक स्थिति को और मुश्किल बनाते हुए यूरोप की आर्थिक महाशक्ति जर्मनी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज द्वारा अपने वित्त मंत्री को बर्खास्त करने के बाद राजनीतिक संकट में फंस गई है। ये घटनाक्रम कुछ महीनों में चुनाव होने और यूरोप में कट्टर दक्षिणपंथी और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक और गतिरोध की आशंका को बढ़ाता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि इन दो घटनाओं के साथ मिलकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का असर पड़ना अभी बाकी है। तो वहीं भारतीय अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मनाया जश्न। जी हां, प्रमुख भारतीय अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी। उन्होंने अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर उनके साथ सहयोग करने का वचन दिया। दोस्तों, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी निर्णायक जीत पर बधाई। हम अमेरिकी नवाचार के स्वर्णिम युग में हैं और सभी को लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके प्रशासन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह मैक्सिमम भारतीय अमेरिकियों ने जमकर जश्न मनाया है डोनाल्ड ट्रंप की जीत का। तो उधर एक और खुशखबरी भरी खबर दोस्तों यह है कि भारतीय मूल का अमेरिकी बन सकता है खुफिया एजेंसी यानी CIA का चीफ कौन है? कश्यप पटेल, जिन पर ट्रंप लगाएंगे दाम। दरअसल ट्रंप की इस जीत के बाद प्रबल संभावना जताई जा रही है कि उनका प्रशासन भारतीय मूल के कश्यप पटेल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का प्रमुख बना सकता है। कश्यप पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बताए जाते हैं, इसीलिए CIA प्रमुख पद के लिए वही ट्रंप के पहली पसंद भी कहे जाते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी कश्यप पटेल को CIA प्रमुख बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन तब ऐसा ना हो सका था। लेकिन अब आपको हम बता दें कि अब ऐसा होने जा रहा है। तो वहीं बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप को शांतिपूर्ण तरीके से सौंपेंगे सत्ता। जी हां, ट्रंप की जीत के बाद पहली बार जो बाइडेन का आया है बयान। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। उन्होंने अमेरिकी लोगों से अपील की है कि राजनीतिक तापमान में कमी लाएं। जो बाइडेन ने गुरुवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ जीतने पर ही अपने देश को प्यार नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसी को सिर्फ तब प्यार नहीं कर सकते जब आप सहमत हो, आपने किसी को भी वोट दिया हो। इसके बावजूद हम एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं बल्कि साथ ही अमेरिकी के रूप में देखें और तापमान को कम करें। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि ट्रंप ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन करीब 2 महीने तक नहीं पाएंगे शपथ। जी हां, आखिर क्यों है ऐसा बता दें। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति तकनीक रूप से 20 जनवरी तक पदभार नहीं संभाल सकेंगे। दरअसल ये 11 हफ्ते यानी 77 दिन का वो ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें नई सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी ये तय होना होता है। ये संक्रमण काल क्यों जरूरी होता है आपको बता दें। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर महीने के पहले मंगलवार को होता है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। इसी दिन मौजूदा राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपते हैं। इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। पहली बार
साल 1937 में 20 जनवरी को शपथ ली गई थी, तब से यह प्रथा चली आ रही है। नतीजे आने के बाद सभी राज्यों के इलेक्टर्स मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे जो सदन के नेता यानी राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। 11 नवंबर के दिन राज्यों में इलेक्टर को सर्टिफाई यानी सत्यापित करने की प्रक्रिया यानी सर्टिफिकेट ऑफ असरटेनमेंट शुरू होगी। अगर किसी राज्य में मतगणना में धांधली की शिकायत आती है तो दोबारा काउंटिंग होने की स्थिति बनने पर इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। ये प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है। उसके बाद पुरानी सरकार में नियुक्त लोग अधिकांश मामलों में खुद से इस्तीफा दे देते हैं और इन पदों पर नई सरकार अपने लोग तैनात कर देते हैं और इन्हीं सारे लंबे प्रोसीजर की वजह से लंबा वक्त लग जाता है। अब ऐसे में दोस्तों हमारा आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है, देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक जवाब दे पाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नवंबर के महीने में पहले सप्ताह के पहले मंगलवार को चुनाव होते हैं, लेकिन अगर नवंबर के महीने की शुरुआत ही मंगलवार को हो यानी 1 तारीख ही मंगलवार को पड़ जाए नवंबर में, तो क्या 1 तारीख को चुनाव होगा? देखते हैं कौन इसका सटीक जवाब देता है। कारण के साथ में दोस्तों वही नेक्स्ट और खबर आपको बता दे, जहां भारतीय नौसेना में शामिल होगा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील। राजनाथ सिंह रशिया में दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, रशिया में बना गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इस मौके पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि इस समारोह में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह दिसंबर के पहले हफ्ते में रशिया का दौरा कर सकते हैं। INS तुशील की कमिश्निंग सेरेमनी रशिया के यंत्र शिपयार्ड में आयोजित की जाएगी। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 फ्रिगेट में से पहला होगा। जी हाँ, वहीं दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने INS विक्रांत पर सवार होकर देखा समुद्री अभियान। स्वदेशी युद्धपोत पनडुब्बियों ने दिखाई अपनी ताकत। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुरुवार को स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की यात्रा की और भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभियानों का प्रदर्शन देखा। यह कार्यक्रम अरब सागर में गोवा तट के करीब हुआ, जिसमें नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 15 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हुई। नौसेना ने इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू के सामने अपनी 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का प्रदर्शन दिखाया, जिसमें कलवरी श्रेणी, रूसी किलो श्रेणी और जर्मन शिशु मर श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल थी। जी हाँ, वहीं नेक्स्ट खबर बता दें, ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है अफगानिस्तान। भारत ने क्यों दिया ऐसा ऑफर, बता दें। एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से मुलाकात कर उन्हें अपने देश के कारोबार के लिए ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की। चाबहार बंदरगाह को भारतीय सहायता से बनाया गया है। भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच काबुल को मानवीय सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग के संयुक्त सचिव JP सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि भारत की मानवीय सहायता के साथ ही इस बात पर चर्चा की गई कि किस प्रकार चाबहार बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान में व्यापारिक समुदाय द्वारा लेन देन, आयात निर्यात तथा अन्य किसी कार्य के लिए किया जा सकता है। वहीं बता दें, कनाडाई पुलिस अधिकारी ने खोली ट्रूडो की पोल। कहा, भारत से भागे क्रिमिनल व आतंकियों को देश में सुरक्षित पनाह दे रहे प्रधानमंत्री। जी हां, कनाडा में भारत पर सवाल उठाने वाले निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले को लेकर देश के पूर्व पुलिस सार्जेंट डोनाल्ड बेस्ट ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलने वाला बयान दिया। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान का समर्थन किया कि कनाडा में अप्रवासियों के लिए उचित जांच प्रक्रियाओं का अभाव है। डोनाल्ड बेस्ट, जो पहले एक खोजी पत्रकार भी रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कनाडा के वीजा अनुमोदन प्रक्रिया में मौजूद खामियों की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ट्रूडो की ढील व इन खामियों के चलते अपराधी और भारत में संगठित अपराध से जुड़े लोग आसानी से कनाडा में प्रवेश ले लेते हैं। बेस्ट ने यह भी बताया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को राजनीतिक स्थान मिलने के बारे में भारत की चिंताएं बिल्कुल वैध, अत्यंत जायज भी हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, ट्रंप की जीत से दहशत में क्यों है खालिस्तान समर्थक। कनाडाई सांसद की निकली हवा लोगों से कर रहे हैं अपील। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कनाडा में विभिन्न नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने इस अवसर पर एकता की अपील की और कहा कि देश सर्वोपरि है। जगमीत सिंह के बयान से साफ नजर आ रहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक धड़ा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बेचैन है। तो वहीं आपको बता दें, रशिया ने युद्ध में उतारे उत्तर कोरिया के सैनिक। पहली बार यूक्रेन की सेना से हुई लड़ाई, जेलेंस्की के मंत्री ने कर दिया ये बड़ा दावा। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक गंभीर मोड़ आ गया है, जहां यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने पहली बार रूसी सेना की ओर से लड़ाई में भाग लिया है। कीव में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को उत्तर कोरियाई सैनिकों के एक छोटे समूह पर हमला किया गया था। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरियाई ब्रॉडकास्टर KBS को एक इंटरव्यू में बताया कि यह घटना रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में हुई, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने हाल के महीनों में नियंत्रण स्थापित किया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क सीमा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि रशिया की सपोर्ट के लिए तैनात किए गए हैं। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस
संबंध में कहा कि उत्तर कोरिया के साथ पहली लड़ाई दुनिया में अस्थिरता का नया अध्याय खोलती है। तो वहीं आपको बता दें, सेंट मार्टिन के बाद अब स्पोर्ट को लेकर ट्रैप में फंस सकता है बांग्लादेश। इस बार ड्रैगन की बुरी नजर। जी हां, बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की राजनीतिक अस्थिरता ने इसे और गंभीर बना दिया है। दावा यह किया जाता है कि सिर्फ एक द्वीप पर कब्जा हासिल करने के लिए अमेरिका ने ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ साजिश रची। वो द्वीप है सेंट मार्टिन। जिस तरह रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले इस द्वीप की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी चली गई, उसी तरह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अब एक पोर्ट को लेकर बड़े ट्रैप में फंसती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार दक्षिणी एशिया के प्रमुख कनेक्टिविटी पोर्ट को विकसित करने की योजना बना रही है, लेकिन ये प्लान उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। दरअसल अंतरिम सरकार ने रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले मोंगला पोर्ट को विकसित करने के लिए चीन से हाथ मिलाने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की कैसी है सेहत। अफवाहों के बीच नासा ने बताई उनकी सच्चाई। दोस्तों, सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नासा ने सफाई दी है। नासा ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य अच्छा है। नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के प्रवक्ता जिमी रसेल ने डेली मेल को बताया कि ISS पर मौजूद सभी नासा अंतरिक्ष यात्रियों का नियमित चिकित्सा मूल्यांकन किया जाता है और विशेषज्ञ फ्लाइट सर्जन उनकी निगरानी करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहीं बता दें, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। कंपनियां करेंगी 1,40,000 करोड़ का निवेश। दोस्तों, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने देश की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की स्थापना की है। ये सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में राज्य के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित संस्थान है। साथ ही साथ बता दें, बीजेपी में नड्डा की जगह कौन लेगा, संभावित में BL संतोष का नाम शामिल। जी हां, खबर है कि मध्य दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच सर्वसम्मति बनाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। जून 2019 में JP नड्डा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और जनवरी 2020 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष बन चुके थे। पहले लोकसभा चुनावों के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन इस साल के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने बदलाव का जोखिम नहीं उठाया। बताते चलें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद राज्यों में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आएगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले 2 महीनों में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने के साथ ही संगठन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया जाएगा। वहीं बता दें, महाराष्ट्र चुनाव के बीच राज ठाकरे का हिंदुत्व कार्ड कहा सरकार बनी तो एक भी मस्जिद में नहीं होगा लाउड स्पीकर। जी हां, महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मी के बीच मन से प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आक्रामक हिंदुत्व एजेंडे के जरिए जोरदार प्रचार अभियान शुरू कर दिया। राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर के मुद्दे को उठाकर सीधे अपने भाई उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य की एक भी मस्जिद में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। चुनावी मंचों से राज ठाकरे लगातार मस्जिदों के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर तीखे बयान देते रहे हैं। ये बयान न केवल हिंदुत्व एजेंडे को मजबूती देने के लिए है, बल्कि विपक्ष खासकर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना पर निशाना साधने का एक तरीका भी है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार हैं। वे सिर्फ अंबानी और अडानी को ही गारंटी देते हैं। जी हां, कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे ने PM मोदी पर किया पलटवार। ये कहते हुए दोस्तों, देश में चुनावों का समय करीब आते ही कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना तैमूर लंग से करते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के BKC मैदान में आयोजित महाविकास अघाड़ी की साझा रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं और उन्हें जनता से किए गए वादों को निभाने में नाकामयाब बताया। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी हुई है। खड़गे ने मोदी सरकार पर कई गंभीर भी आरोप लगाए। दोस्तों, ऐसे में हम जनता के लिए क्या काम करेंगे, देश के लिए क्या काम करेंगे, वो बताने के बजाय खड़गे या कांग्रेस की कोई भी नेता PM मोदी को ही घेरने में लग जाते। इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों, वहीं बता दें, आज है CJI चंद्रचूड़ जी का आखिरी दिन। इस मामले में दे सकते हैं ऐतिहासिक फैसला। सभी की है इस फैसले पर निगाहें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज यानी कि शुक्रवार को निर्णय देगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। खास बात यह है कि इस पीठ का नेतृत्व DY चंद्रचूड़
चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के तौर पर चंद्रचूड़ जी का आज यानी कि शुक्रवार को आखिरी दिन है। ये मामला 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उठा था, जिसमें अदालत ने कहा था कि 1920 में बने एक कानून के तहत स्थापित AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अगर आज के फैसले में ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया तो AMU को भी अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह ही आरक्षण नीति लागू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है तो ये 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित रख सकता है। फिलहाल AMU में राज्य की आरक्षण नीति लागू नहीं होती, बल्कि ये अपने छात्रों के लिए एक आंतरिक आरक्षण नीति अपनाता है, जिसमें 50% सीटें इसके संबंध स्कूलों और कॉलेजों से आए छात्रों के लिए आरक्षित होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को छठ पूजा की तैयारियों पर घेरा है दोस्तों, और गंभीर आरोप लगा दिया। कह दिया दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारियों में फेल रही। जी हाँ, दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारियों में विफल रही। उन्होंने कहा कि यमुना का जल साफ नहीं है, जिससे पूजा करने में परेशानी हो रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में छठ महोत्सव यमुना किनारे करने देने को लेकर एक याचिका की सुनवाई में ये बात सामने आई। क्या आप वीरेंद्र सचदेवा जी के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों का समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, सरकार ने ऐसा कर दिया, इंतजाम एक ही झटके में कम हो जाएंगे। प्याज के दाम, ट्रेन से यहाँ पहुंची 840 टन प्याज। जी हाँ, प्याज और टमाटर के दामों में पिछले कुछ दिन से फिर से तेजी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्याज का खुदरा रेट 60 रुपए किलो और टमाटर 80 से 100 रुपए किलो करीब चल रहा है। पिछले दिनों बढ़ते दाम में लगाम लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की थी। अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और दाम में कमी लाने के लिए गुवाहाटी में रेल रैक से 840 टन प्याज पहुंचाया गया है। कांदा एक्सप्रेस से 1600 टन भेजा गया है दोस्तों प्याज। ऐसे में आपके एरिया में दोस्तों जहां आप रहते हैं वहां पर क्या रुपए किलो चल रहा है प्याज का भाव, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनके लिए कांदा के बारे में हम पूछ रहे हैं तो जरूर बताइएगा। तो वहीं इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी X के माध्यम से। यहाँ तक बने रहने के लिए